अच्छा, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक तो शायद यूपी में चुनाव है इसलिए वहां ज्यादा ये मुद्दे जो है गर्म हुए। जो शंकराचार्य जी वाला मामला था वो भी सब सवर्ण समाज ने इनको अपने ऊपर आघात के तौर पर लिया है। यूजीसी के साथ साथ चूंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर जी वाला मामला हुआ, उनको नोटिस गए, कहा कि मेले से आपको बैन ना कर दें। अच्छा, बाद में खबर आ रही है कि उनको मनाने की भी प्रयास किए गए हैं, तो वो बड़े नाराज चल रहे हैं और वो सीधे हेड ऑन अब योगी आदित्यनाथ बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद जी चल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार किसी भी एक धर्माचार्य से बनाम का विषय तो हो ही नहीं सकता। और जहां तक यह बात है कि जिन मुद्दों की बात है, तो इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। धर्माचार्यों के बारे में पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए। धर्माचार्यों को भी उतनी ही व्यापकता और निष्पक्षता से विचार होना चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, यदि यह कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस करे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व यानी पूरे विश्व से हिंदुत्व को नष्ट उद्ध्वस्त करना, इसका कोई समर्थन करे, बीफ की पार्टी केरल में युवक कांग्रेस सड़क के ऊपर गाय को काटकर बीफ की पार्टी करे, फिर हिंदू धर्म को मलेरिया, वायरस, डेंगू कहा जाए। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इन्हीं शंकराचार्य जी को अखिलेश यादव जी की सरकार ने किस ढंग से मारपीट की थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उनके 2015 की बात है। और यदि भारत के इतिहास में किसी शंकराचार्य को दीपावली पर संध्या वंदन करते हुए गिरफ्तार किया गया तो कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को किया गया था। और यह बात प्रणब मुखर्जी जी ने बाद में अपनी पुस्तक में भी लिखी कि उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि क्या किसी इमाम को ईद के दिन गिरफ्तार करने का साहस कर सकती है हमारी सरकार, मगर ऐसा हुआ था। इसलिए इन घटनाओं पर समग्रता से विचार करें, एकांगी ढंग से नहीं, यानी आइसोलेटेड सेलेक्टिव होकर राजनीतिक दृष्टि से नहीं, व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें। अभी जब हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, आपने दो उदाहरण दिए कि ये नायक होने चाहिए मुस्लिम, या आइडियल होने चाहिए मुस्लिम जगत के, मुस्लिम समाज के। आपने पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिया एपीजे अब्दुल कलाम, और आपने नाम लिया आरिफ मोहम्मद खान का। आज तो मैं पूर्व उप राष्ट्रपति की बात सुन रहा था, हामिद अंसारी जी का। उन्होंने कहा कि ये इतिहास में विलन बनाने के लिए गलत चीजें लिखी गई हैं। ये लोधी और गजनी जितने आए थे तो सब भारतीय थे, लुटेरे थे लेकिन भारतीय थे। हमने बता दिया विदेशी आक्रांता। वैसे एक बात और भी बता दूं, फिर इसका हामिद अंसारी साहब का भी जवाब देंगे। डॉक्टर कलाम जिनको हमने राष्ट्रपति बनाया था, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आज तक आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 200-300 सालों में। फॉरगेट अबाउट इंडिया, मुस्लिम वर्ल्ड में कोई इस स्टेचर का साइंटिस्ट पैदा हुआ हो तो बताइए 200-300 साल में। बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर माना जाता था 10th सेंचुरी में, बैतुल हिकमत बगदाद का नॉलेज का सेंटर माना जाता था। उसके बाद उसके 100-200 साल तक रहे, उसके बाद कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए थे। मगर इसके बावजूद 2007 में कलाम साहब को सेकेंड टर्म नहीं मिले। इसके लिए सारे सेक्युलर दल एक थे, सारे के सारे सेक्युलर दल एक थे। और उसी समय अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए भी सारे सेक्युलर दल एक थे। यानी उनके लिए अफजल गुरु बड़ा मुसलमानों का प्रतीक था और डॉक्टर कलाम नहीं थे। मुझे लगता है यह भी बहुत गंभीरता से सोचने का विषय। मैं पूछना चाहता हूं, हामिद अंसारी साहब कहां थे उस समय, उनका क्या विचार था? कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के पक्ष में थे कि नहीं? हामिद अंसारी साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आपके तो परिवार से भी कनेक्शन माना जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो भारत के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे आजादी के बाद, जिनको सेना का वो मिला था, वीरता का पहला चक्र, कितने सेक्युलर नेता गए उनके यहां? कभी आपने पूछा कि किन मुसलमानों के साथ खड़े हो? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार और पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और आप लोगों ने यासीन मलिक को। अच्छा, अब रही बात इसकी लुटेरों की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, लुटेरों से अपना संबंध जोड़ते जोड़ते पूरे भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह लुटी पिटी मानसिकता है।